अमेरिका ईरान संघर्ष, इसके बारे में जो हम सुनते हैं, क्या वो वाकई पूरी कहानी है? क्या ईरान ही असल में विलन है? चलिए इस बेहद उलझे हुए रिश्ते को समझने के लिए जरा और गहराई में चलते हैं। एक सवाल जो सोचना बनता है कि अगर ईरान इतना ही बुरा है तो दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में से कोई भी खुलकर अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा, सिवाय इजराइल के? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी में कोई ऐसा पेच है जो हमें दिखाया ही नहीं जा रहा? तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें पॉलिटिक्स की मोटी मोटी किताबों से थोड़ा हटना होगा और एक बहुत पुरानी, बहुत साधारण सी कहानी को समझना होगा। ये कहानी हमें एक ऐसा चश्मा देगी जिससे सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। तो चलिए सुनते हैं ये शेर और मेमने की कहानी, जो हमें बताएगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आखिर चलती कैसे है। कहानी कुछ इस तरह है। एक शेर मेमने पर इल्जाम लगाता है कि वो पानी गंदा कर रहा है। मेमना बड़ी मासूमियत से जवाब देता है और लॉजिक से शेर को गलत साबित कर देता है। शेर फिर दूसरा इल्जाम लगाता है, फिर तीसरा। मेमना हर बार उसे गलत साबित कर देता है और आखिर में जब शेर के पास कोई भी बहाना नहीं बचता तो वो बस इतना कहता है, तू बहस बहुत करता है, और उस पर हमला कर देता है। मतलब बात सीधी सी है, जब ताकत आपके पास हो तो वजह तो कोई भी बनाई जा सकती है। और इसी चीज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भाषा में हेजेमनी कहते हैं, या अगर हम सीधी सादी भाषा में कहें तो दादागिरी। इसका मतलब है कि जो सबसे ताकतवर है वही सही है, उसकी बात ही कानून है, चाहे वो तर्कसंगत हो या ना हो। तो अब इस शेर और मेमने की कहानी की रोशनी में जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान का असली कसूर है क्या? क्या वही है जो हमें बताया जाता है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? देखिए, जो ऑफिशियल कहानी है उसमें हमें 3 कारण गिनाए जाते हैं: ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, आतंकवाद को सपोर्ट करना और शिया इस्लाम को फैलाना। लेकिन सोर्स का तर्क कुछ और ही है। सोर्स के मुताबिक ईरान का असली कसूर है 1979 में पैक्स अमेरिकाना को चुनौती देना। मतलब वो वर्ल्ड ऑर्डर जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बनाया था, ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और इस बात को CIA के एक रिटायर्ड डायरेक्टर के शब्द और भी पुख्ता करते हैं। उन्होंने कहा था, मसला कभी न्यूक्लियर वेपन्स का था ही नहीं, मसला हमेशा से ये था कि पर्शियन गल्फ को कंट्रोल कौन करेगा। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ें वो आज में नहीं बल्कि हमें मिलती है 1950s के दशक में। और कहानी की शुरुआत होती है तेल से। हुआ ये कि 1951 में ईरान के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक, उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब ईरान के तेल का मुनाफा ईरान के लोगों का होगा। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो 1953 में उन्होंने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स नाम का एक तख्ता पलट किया। मोसादेक की सरकार गिरा दी और अपनी पसंद के शाह को गद्दी पर बिठा दिया, और उस शाह ने तेल का सारा कंट्रोल वापस उन्हीं पश्चिमी कंपनियों को सौंप दिया। और इसी मॉडल को डिपेंडेंसी थियरी कहते हैं, जहां ईरान जैसा एक देश, जिसे पेरिफेरल स्टेट कहते हैं, वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कोर स्टेट्स पर आर्थिक रूप से इतना निर्भर हो जाता है कि उसका शोषण होने लगता है। लेकिन किसी भी चीज को दबाने की एक सीमा होती है। 1979 में ईरान में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये उस वर्ल्ड ऑर्डर को पहली, सीधी और खुली चुनौती थी जिसे अमेरिका ने बनाया था। आयतुल्लाह खुमैनी का नारा ही था, ना शर्क ना गर्ब। मतलब ना हम ईस्ट के साथ हैं ना वेस्ट के साथ, ना अमेरिका ना सोवियत यूनियन, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, ईरान ने पेट्रो डॉलर समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया। अब ये वो सिस्टम है जिसके तहत पूरी दुनिया में तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही खरीदा या बेचा जा सकता है। ईरान का ये कदम अमेरिकी डॉलर के दबदबे पर एक सीधा हमला था। और अब आते हैं आज के सबसे बड़े और सबसे गर्म मुद्दे पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या ये असली वजह है, या जैसा सोर्स इशारा कर रहा है, ये बस एक और बहाना है, शेर का एक और इल्जाम? देखिए, 2015 में एक बड़ी न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे JCPOA कहते हैं। ईरान इस बात पर राजी हो गया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को जांच करने देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने बार बार कंफर्म किया कि हाँ, ईरान डील की सारी शर्तें मान रहा है। लेकिन इसके बावजूद 2018 में अमेरिका ने एक तरफा इस डील को तोड़ दिया और ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक दोहरे मापदंड की तरफ इशारा करता है। एक तरफ ईरान है जो न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT का सदस्य है, वो IAEA की जांच की इजाजत भी देता है, फिर भी उस पर बैन लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ इजराइल है जो NPT का सदस्य नहीं है, किसी भी जांच की इजाजत नहीं देता, और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, फिर भी उसे अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद मिलती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद पूरी कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है, हमारी शेर और मेमने की कहानी पर। अब सवाल ये है कि आज के दौर में ईरान की इस कहानी में मेमना कौन है और शेर कौन है? इसका फैसला शायद हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है। सोर्स के मुताबिक जब भी कोई इस दादागिरी को, इस हेजमनी को चुनौती देता है तो उसे दबाने के लिए कुछ खास औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ईरान के केस में 1953 का तख्ता पलट, लगातार आर्थिक प्रतिबंध, स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देना, और यहाँ तक कि कासिम सुलेमानी जैसी बड़ी हस्ती पर सीधी सैन्य कार्रवाई। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सच में इंसाफ जैसी कोई चीज है, या फिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का तर्क ही कानून है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है।